हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुड मॉर्निंग भारत में रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा, तोकते तूफान से हुई तबाही का करेंगे हवाई सर्वे, अहमदाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। आज से शुरू होगा फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। यूपी में सीएम योगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर करेंगे योजना का शुभारंभ, लाखों छात्रों को मिलेगा लाभ। चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में संकट, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने नाराज होकर दिया इस्तीफा, करीबी विधायक ने भी छोड़ी कुर्सी, 3 एमएलए और छोड़ सकते हैं पार्टी। मिग-21 विमान हादसे में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा का निधन, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जताया शोक, कल रात राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था हादसा। देश भर में आज क्रिसमस की धूम, सजाए गए चर्च, कोरोना ने की रौनक फीकी, प्रार्थना में ऑनलाइन ले सकेंगे हिस्सा। क्रिसमस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मैं देशवासियों, विशेष रूप से अपने ईसाई भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर हम सब ईसा मसीह के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर न्यायप्रियता और समरसता के जीवन मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लें। पीएम नरेंद्र मोदी सिखों के पहले गुरु नानक देव के 592वें प्रकाश पर्व के मौके पर गुजरात के कच्छ में लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को करीब दोपहर 12:30 पर गुजरात के कच्छ में स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात के सिख लखपत साहिब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अमेठी में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अमेठी में बीजेपी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अरबों रुपयों की सौगात लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी सरकार की फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन स्कीम 2021 की शुरुआत आज से हो जाएगी। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेंगे। पहले चरण में अलग अलग शहरों के लाखों छात्र इस योजना का लाभ उठाएंगे। योगी पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में स्कूल पास करने वाले और अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल और टैबलेट देंगे। कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटने का है। आपको बता दें, पहले चरण में आज 60,000 मोबाइल फोन और 40,000 टैबलेट का वितरण किया जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रहा सियासी संकट सुलझने के बाद शुक्रवार देर शाम सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई। सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य के कदावर नेता हरक सिंह रावत ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हरक सिंह के करीबी और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। वहीं ये आशंका पहले से जताई जा रही थी कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता अगले साल होने वाले चुनाव 2022 से पहले पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। इससे पहले यशपाल आर्य बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि अभी 3 और विधायक बीजेपी छोड़ सकते हैं।
पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। दरअसल केजरीवाल बृहस्पतिवार को पंजाब के लुधियाना में चुनावी दौरे पर हैं, जिस समय पंजाब के मंत्री उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन मुलाकात न होने की वजह से नाराज पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने वहां तैनात गार्डों के साथ हाथापाई की। दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुलासा किया है, पंजाब के सुखबीर सिंह बादल के परिवार से जुड़े लोगों की बसें दिल्ली में आती हैं, जिनके परमिट या तो रद्द हो चुके हैं या वो 15 साल से पुरानी है। ऐसे में अब तक कार्रवाई करते हुए 175 बसों को जब्त कर लिया गया है, जबकि कई बसों का चालान किया गया है, जिसकी वजह से पंजाब के बादल गुट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर हाथापाई की है। राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब की सरकारी बसों को दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ प्राइवेट बसें ही एयरपोर्ट पर जाती हैं, जिसके विरोध राजा वड़िंग ने अपने साथी वर्करों के साथ केजरीवाल के घर के बाहर धरना लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बादलों की बसें एयरपोर्ट पर आ रही हैं, जबकि पंजाब रोडवेज की सभी बसों पर पाबंदी लगा दी गई है। बसों की लड़ाई में अब दोनों सरकारें आमने सामने आ गई हैं। एक महीने में 115 बसें जब्त किए, 230 बसों के चालान कटे हैं और इलीगल तरीके से दिल्ली में इलीगल चल रही बादलों की बसों के 75 जब्ती तो केवल 3 दिन में हुई है। पिछले केवल 3 दिन में बादलों की 75 बसें जब्त की हैं और एक महीने में 115 बसें जब्त की हैं। कोरोना मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस वार्ता। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि विश्व में वर्तमान में चौथी बार कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोविड मामले फिर से पीक पर है। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,94,000 मामले दर्ज किए गए हैं। यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में लगातार कोविड मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एशिया में कोविड मामले अभी भी लगातार घट रहे हैं। भारत में पिछले 2 हफ्ते से हर रोज नए मामले लगभग 7,000 हैं। भारत में भी कोविड मामले लगातार घट रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व में केस पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। भारत में केस पॉजिटिविटी 5.3% है। पिछले 2 सप्ताह में भारत में केस पॉजिटिविटी 0.6% है। देश में 20 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% है। इनमें से 9 केरल में और 8 मिजोरम में है। 2 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। ये 2 जिले मिजोरम में है। ओमिक्रॉन के लिए नियम बताते हुए राजेश भूषण ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है और हमने भी अपने देश में देखा है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने कोविड और डेल्टा के लिए अपनाए थे, वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होंगे। देश की 79 वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल गई है। 61% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल गई है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो गई है। स्कूली बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है। बता दें कि इस बार शिक्षा विभाग ने बच्चों को 6 दिन की शीतकालीन छुट्टियां देने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार बच्चों को 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 6 दिनों का अवकाश मिलने वाला है। खास बात तो ये है कि ये शीतकालीन अवकाश बच्चों के साथ शिक्षकों के लिए भी मान्य होगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की भी घोषणा की है। आपको बता दें, छात्रों को ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2022 से 16 जून 2022 तक मिलेगा। हालांकि ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षकों को 7 दिन कम दिया जा रहा है। शिक्षकों को ये अवकाश 1 मई से 9 जून तक मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह 30 दिसंबर को ताला नगरी स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को जुटने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि शाह पिछले 7 साल में चौथी बार अलीगढ़ आएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में 30 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ताला नगरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आने से राजनीतिक माहौल और गरमाने की उम्मीद है। सर्किट हाउस में बीजेपी जिला और महानगर की संयुक्त बैठक में जनसभा की व्यवस्थाओं को लेकर
पद अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिला प्रभारी श्रीचंद शर्मा ने कहा कि मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में प्रदेश विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी की चुनावी रैलियों को देखकर विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। बीजेपी इस बार प्रदेश में 350 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाएगी। देश में कोरोना वायरस फिर से बढ़ रहा है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के खतरे को लेकर चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की अपील की थी। वहीं अब विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है। 3 दिन बाद यानी 27 दिसंबर को चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव के साथ कोरोना के हालात में चुनाव को लेकर बैठक करने वाला है। दरअसल देश में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर का सामना न करने पड़े, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से अपील की है कि रैलियों पर रोक लगाई जाए और चुनाव टालने पर भी विचार किया जाए। राजधानी दिल्ली में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन समेत कोरोना के कुल मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना नियमों को लेकर सरकार समेत पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। इसको लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो उसका तत्काल चालान किया जाए ताकि नियमों का पालन कराया जा सके। आपको बता दें कि दिए आदेशों में वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस टीमें तैनात की जाए, वहां कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान किए जाए। दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी हवा की हालत खराब रही है और सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में एक बार फिर से अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें शुक्रवार सुबह AQI 425 दर्ज किया गया। हवा की कम रफ्तार की वजह से AQI गंभीर श्रेणी में रही। इससे पहले गुरुवार को शहर का 24 घंटे का औसत AQI 423 दर्ज किया गया था। वहीं पड़ोसी राज्य फरीदाबाद में गुरुवार को AQI 452, गुरुग्राम में 362 रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 411, ग्रेटर नोएडा में 412 और नोएडा में 412 दर्ज किया गया। ये बहुत खराब की श्रेणी में आता है। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर मथुरा वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए आने की संभावना है। पिछले सालों में न्यू ईयर पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने वृंदावन में बाहरी वाहनों की नो एंट्री पर रोक लगा दी है। धार्मिक नगरी में बने होटल, गेस्ट हाउस और आश्रमों में साल के अंतिम हफ्ते में आने वाले श्रद्धालुओं ने रूम फुल करा दिए हैं। पिछले साल में श्रद्धालुओं की संख्या पर नजर डालें तो यहाँ साल के अंतिम हफ्ते में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक वृंदावन में ही करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश भर में आज क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली के चर्च रोशनी से जगमगाते हुए नजर आए। हालांकि ओमिक्रॉन के मद्देनजर लागू नियमों के चलते ये रौनक कम दिखाई दी। कई चर्च के बंद होने से लोग बाहर से ही प्रार्थना में शामिल हुए। Ho, ho, ho! Merry Christmas! क्रिसमस को लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। कहीं गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की जा रही हैं तो कहीं लोग इसे मौज मस्ती और एक दूसरे को तोहफे देकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में ईसाई समुदाय सबसे ज्यादा गोवा और महाराष्ट्र में है, जहां सबसे ज्यादा गिरजाघर भी हैं, जिन्हें रोशनी से सजाया गया है। क्रिसमस का इंतजार सबसे ज्यादा बच्चों को रहता है। उन्हें परियों की कहानियों जैसे सेंटा क्लॉज का इंतजार रहता है, जो उनके लिए खास तोहफे लेकर आता है। क्रिसमस को लेकर बाजार सज चुके हैं। केक से लेकर रंग बिरंगे स्टार, लालटेन लोगों के घरों की दीवारों पर लग चुके हैं। Today I'm going to speak about Christmas. Christmas is a festival of Christian people. We celebrate Christmas because of Lord Jesus Christ's birthday. In this, we decorate
trees, we decorate our homes with lanterns, and Santa Claus gave us a gift in Christmas. Thank you. 24 दिसंबर की शाम से इस त्योहार का जश्न शुरू हो जाता है। यीशु मसीह के जन्मदिवस को ही क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। शुरुआत में ईसाई समुदाय के लोग यीशु यानी ईसा मसीह के जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे, लेकिन 4वीं शताब्दी के आते आते उनके जन्मदिन को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। जीसस क्रिस्ट को भगवान का बेटा कहा जाता है। क्रिसमस का नाम भी क्राइस्ट से पड़ा। बाइबल में जीसस क्राइस्ट की कोई बर्थ डेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को ही हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। इस तारीख को लेकर कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन 336 ईसा पूर्व में रोम के पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया गया। इसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस के जन्म को 25 दिसंबर को ही मनाने का ऐलान किया। दूसरी अहम परंपरा क्रिसमस ट्री की है। यीशु के जन्म के मौके पर एक फर के पेड़ को सजाया गया था, जिसके बाद में क्रिसमस ट्री कहा जाने लगा। आज दुनिया भर में बड़े से बड़ा क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा है। हर बार की तरह इस बार क्रिसमस का मजा फीका नजर आएगा। कोरोना के नए वेरिएंट के तेजी फैलने के खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने न्यू ईयर और क्रिसमस पर नाइट कर्फ्यू के अलावा भीड़ भाड़ न इकट्ठा हो, इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। कई राज्यों में सरकारों ने क्रिसमस सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद लोगों में थोड़ी मायूसी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश भर में दहशत का माहौल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अब हर रोज कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस और नए साल के चलते सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि इस दौरान दिल्ली के धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। क्रिसमस के मौके पर चर्च प्रार्थना के लिए खुलेंगे। बता दें कि डीडीएमए ने गुरुवार को साफ किया कि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर धार्मिक स्थल, उत्सव और प्रार्थना के लिए खुले रहेंगे। इस दौरान कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने यूपी में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू का दौर लौटा दिया है। योगी सरकार ने 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही विवाह समारोह में भी 200 से अधिक मेहमानों को बुलाने पर रोक लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को आदेश दिया है कि आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। साथ ही शादी, विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की इजाजत रहेगी। वहीं आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि राज्य में 9 सितंबर 2020 के बाद किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाए। पत्र की कॉपी पुलिस विभाग को भी दी गई है। बता दें, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केसों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा में आंदोलन के दौरान कुल 266 केस दर्ज हुए थे, जिसमें 4 हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों से जुड़े हैं। हत्या और दुष्कर्म से जुड़े मामले वापस नहीं होंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। अगर आप भी अपना समय बचाने के लिए इस एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं तो अब अपनी जेब भर कर चले। देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते इस हाईवे पर पिछले कुछ समय से चल रही टोल फ्री सेवा को खत्म किया जा रहा है। दरअसल 25 दिसंबर यानी कि आज से यहाँ टोल की सुविधा को फिर से लागू किया जा रहा है। आपको बता दें, देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से टोल दरों पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे से टोल वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। गुजरात के वडोदरा के मकरपुर में GIDC की कैंटीन
लेबोरेटरीज में गुरुवार सुबह बॉयलर में विस्फोट हो गया, जिसके बाद वहां आग लग गई। घटना में मां बेटे समेत 4 की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 15 मजदूर घायल हो गए। राहत एवं बचाव कर्मियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। मजदूर जहां रह रहे थे उसके करीब ही धमाके होने की वजह से यह हादसा हुआ है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास 1 मील तक इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं घटना के बाद बड़ौदा पुलिस कमिश्नर समेत शहर के मेयर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की जांच एसपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है। घटना गंभीर है और कंपनी प्रबंधों की लापरवाही के खिलाफ शुरुआती चरण में आई है। हर्पल न्यूज के लिए बड़ौदा गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। U19 एशिया कप 2021 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। भारत और पाकिस्तान अंडर 19 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि अंडर 19 एशिया कप इस बार दुबई में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मैच सुबह 9:30 बजे से खेले जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार अंडर 19 एशिया कप में ग्रुप ए भारत में U19 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की टीम है। वहीं ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और कुवैत की टीम है। बता दें कि ग्रुप ए की टीम के सभी मैच दुबई में होंगे, तो वहीं ग्रुप बी में शामिल सभी अंडर 19 टीमों के मुकाबले शारजाह में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट जगत से एक और दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास लेकर क्रिकेट की दुनिया को अलविदा बोल दिया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह है, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए अपने संन्यास का ऐलान किया। 41 साल के हरभजन ने लिखा, मैं उस खेल को अलविदा कह रहा हूँ जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। सभी अच्छी चीजें भी समाप्त हो जाती है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 23 साल के लंबे सफर को बेहतरीन और यादगार बनाया। बता दें कि इस ऐलान के बाद उनके 23 साल के करियर का समापन हो गया। पंजाब के हरभजन ने अपने शानदार करियर के दौरान 103 टेस्ट में 417 विकेट, 236 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 259 विकेट और 28 T20 इंटरनेशनल मुकाबले में 25 विकेट निकाले हैं। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर्पल न्यूज। हर पल आपके साथ।